स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के प्रिपरेशन की बुलेट सीरीज़ अपने तीसरे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, इस समय हम आपको जर्नल टेस्ट में जो आपका सामान्य ज्ञान है इसके 1000 प्रश्नों की श्रृंखला आपको यहाँ पर मतलब कि दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ये हमारा तीसरा पार्ट है। हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस बताया जाएगा उसमें आपको सारे प्रश्न का वेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जाएगा और साथ ही साथ आपका बनने वाला डर भी दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक खास बात हमारे चैनल पर आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड होगा वो हमारे स्कोप 360 टेलीग्राम चैनल पर उसका जो है PDF भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि ये वाला अभी आज मतलब कि अपलोड यहाँ पर अपलोड होगा यूट्यूब पर, तो आज यानी 6 मई का जो आपको वहाँ पर मतलब यदि आप ये एक हफ्ते बाद देख रहे होंगे तो 6 मई वाला जो आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मतलब कि PDF रहेगा वो आप वहाँ पर जाकर लोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से करते हैं प्रश्नों की शुरुआत, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको देखते हैं, जिसमें हमारा लिखा है कि विनय और सुत्त पिटक किसके उपदेशों के संकलन है, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, ऋषभदेव, महावीर जैन, ठीक है। तो इसका पहले मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूं और फिर उसके बाद उस ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आप सभी को समझा देता हूं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका गौतम बुद्ध, ठीक है। जो आपका विनय और सुत्त पिटक जो है ये मतलब किसके उपदेशों के संकलन है, गौतम बुद्ध के। अब चलिए मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको विस्तार से समझाता हूँ। देखिए एक होता है त्रिपिटक, क्या त्रिपिटक, जिसका अर्थ होता है ट्रिपल बॉक्स बास्केट, ठीक है। बौद्ध पवित्र ग्रंथों के प्राचीन संग्रह के लिए पारंपरिक शब्द है, सबको पता भी होगा अगर आपने सामान्य ज्ञान पढ़ा होगा इससे पहले। और उसके बाद जो है आपका विनय पिटक जो है आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक बनाने वाले 3 भागों में से एक है, ध्यान दीजिएगा, विनय पिटक, ठीक है। और इसका प्राथमिक विषय जो है भिक्षुओं और ननों के आचरण के मठ नियम है, ठीक है। तो और एक यहाँ पर ये भी है सुत्त पिटक के, ये क्या है, तो सुत्त पिटक में बुद्ध या उनके करीबी साथियों को दिए गए 10,000 से अधिक मतलब सुत्त शिक्षाएं हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अधिधम्म पिटक थेरवाद बौद्ध परंपरा के विविध मतलब ग्रंथों का संग्रह है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें थी और कुल मिलाकर सही जवाब आप सबको पता हो गया इसका क्या है, ठीक है। आई होप कि जो मैंने अलग से बताया वो भी आपको समझ में आया। अगला है अकबर की प्रशासनिक सीट थी, इलाहाबाद प्रयागराज जो अब हो चुका है वो है, कि लखनऊ दिल्ली आगरा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दिल्ली हो जाएगा। अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वो दिल्ली थी। सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में, ये देखिए ये तो इसका मतलब उत्तर हो गया। अब इससे एक रिलेटेड बात, इसमें कौन कौन से सिक्के अकबर ने चलाए, तो इसमें तीन प्रकार के सिक्के अकबर के मतलब कि शासनकाल में चलते थे। तांबे के चलते थे, किसके, तांबे के चलते थे, चांदी के चलते थे, ठीक है, चांदी के चलते थे और सोने की, ठीक है। ये मुद्राएं मतलब अकबर के शासनकाल में चलती थी। कभी कभी मुद्राओं से भी क्वेश्चन आपका कर लिया जाता है, तो आप सब लोग ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, वैसे भी आप इसको वैसे भी जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, जुलाई 1905 में किसने बंगाल विभाजन का आदेश दिया, ठीक है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, दूसरा है लॉर्ड इरविन, तीसरा है आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है, और चौथा है आपका विस्काउंट माउंटबेटन, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका जवाब सही होगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर C, लॉर्ड कर्जन आपका इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, ये लॉर्ड कर्जन जो है ये आपका एक वायसराय था, ठीक है,
इसने ही बंगाल के विभाजन की घोषणा मतलब कि 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। एक बात आपको मैं और बता दूं कि आपने 3 वीडियो हमारा अगर पूरा देखे होंगे तो वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब हर मतलब कि को उसमें मिल रहा है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि वायसराय का अगर आप कहेंगे तो मैं वायसराय टॉपिक पर एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ताकि वायसराय कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? ठीक, पुडुचेरी, पटना, सूरत, गोवा। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न जो है आपका, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। पटना कभी भी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। फ्रांसीसी जो है सर्वप्रथम 1668 ईस्वी में सूरत पहुंचे थे और वहां कारखाने की स्थापना की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शांति से 1723 में यानम मतलब 1739 में कराइकल और 1725 में माहे राज्य को स्थापित किया। कुल मिलाकर आपको यहाँ इतना याद रखना है, अगर आपको और बातें ना समझ में आ रही हो तो पटना जो है वो फ्रांसीसी कॉलोनी मतलब कि नहीं थी, ये बात ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित स्मारक भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो कौन सा ऐसा मतलब स्मारक है आपका 5वें नंबर में? तो 5वें नंबर का जो सी ऑप्शन है यहाँ पर खजुराहो। ठीक, तो ये यूनेस्को की मतलब विश्व धरोहर स्थल है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। खजुराहो आपको पता है इसका निर्माण जो है चंदेल वंश के द्वारा कराया गया था, आप सबको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में मतलब एक प्राचीन मतलब कि मंदिर माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देखते हैं, साथ छिप चुका है। तो हमारे सामने अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, जिसमें एक मिनट। अगला प्रश्न हमारा है कि मुरुदेश्वर मंदिर ... के राज्य में कंडुका गिरी पर स्थित है। कई ऑप्शन इसमें है, जिसमें 6वां नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन जो है कर्नाटक सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका मुरुडेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक के राज्य में कंडुका गिरी पर स्थित है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला है भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से जो है संबद्ध है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा, 9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 5 केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी मतलब कि यहाँ पर समुद्री तट से ये संबद्ध है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिशान ए तलीक। ठीक है, जिशान ए तलीक जो है फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता। ठीक है, उन्होंने मतलब फोटो निबंध एनआरसी में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता, जो मतलब कि अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। अगला है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा दीव की राजधानी है? तो 9वें नंबर प्रश्न में तो राजधानी से रिलेटेड प्रश्न वैसे भी आप सबको पता होना चाहिए, सही ऑप्शन हो जाएगा दमन। ठीक है, क्या हो जाएगा? दमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? मतलब चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा जो है अदृश्य होता है? अगर ये भी बताना पड़ जाए तो आप लोग बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया पता है अमावस्या में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला 11वां नंबर प्रश्न हमारा, चंद्रमा की वह कौन सी अवस्था है जिसमें चंद्रमा पूर्णतः उज्ज्वल होता है, जहां चंद्रमा आकार में लगभग पूर्ण गोलाकार होता है? ये भी सबको पता होना चाहिए, पूर्णिमा होगा। अभी ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो इसमें कई आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें आपका सही जवाब जो आएगा वो पूर्णिमा मतलब पूर्ण चंद्र। तो पूर्ण चंद्र यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, उस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 2021 के प्रदर्शन के लिए, ठीक है, अपने प्रदर्शन 2021 के अपने प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर 2021 जीता।
तो यहाँ पर हॉकी खिलाड़ी की बात की जा रही है, ठीक है। तो 12वें नंबर प्रश्न का डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए हरमनप्रीत सिंह जो है ये आपका सही नहीं होगा, मनप्रीत सिंह नहीं सही होगा, रुपिंदर पाल सिंह नहीं सही होगा, PR श्री यहाँ पर जो आपका श्रीजेश है, एक मिनट देखते हैं, श्रीजेश है, यस श्रीजेश जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय हॉकी के गोलकीपर भी हैं, इतना बात आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि श्रीजेश के बारे में कि श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली मतलब टीम का भी हिस्सा थे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 13वें नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 2010, ये आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1946। मतलब संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन जो है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त हुए भी थे, ठीक है। ये बात आप सभी को याद रखना चाहिए। 15वां नंबर प्रश्न हमारा है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ... से जन औषधि दिवस मनाया गया, तो जिसमें आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 1 से 7 मार्च 2022, 1 से 7 मार्च 2022, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं आगे प्रश्न पर। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को ... कहा जाता है। सबको पता है पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब पॉजिट्रॉन के बारे में एक बार जानकारी आपको और दे दें कि ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा आवेश रखता है, मतलब इसके ऊपर जो है धन आवेश होता है। और एक बात जानकारी दे दें कि इसकी खोज 1932 में एंडरसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 18वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है ऊतक का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं, मतलब कि वो उसमें जो ऊतक है वो पशु का ऊतक नहीं है? तो उपकला ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, ठीक है। तो 18वां नंबर पी में जो बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, यही आपका क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। मतलब मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है ये मतलब कि ऊतक पशु मतलब पशु टाइप का नहीं है, ये मतलब कि जो है पौधों में पाया जाता है और इसमें अविभाजित कोशिकाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन में मतलब कि सक्षम होती हैं। तो ये बात आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदियों पर रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर टपका है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। विश्व की सबसे लंबी नदी सबको पता है कि ये नील नदी ही है। कौन सी नदी? नील नदी। कहाँ बहती है भैया? उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, यह भूमध्य सागर में बहती है, ठीक है। नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो सालाना बहने वाले घन मीटर के माप के हिसाब से है, ठीक है। तो आई होप कि सबको पता है इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। समझ में आया? चलते हैं आगे। अगला है आपका, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन 21 सही होगा और वो कौन सा ऑप्शन होगा ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, मार्तंड वर्मा ने जो है 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया था? परास्त किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।